नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्त देखिए, आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन्स लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है ना दोस्त? आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है ना दोस्त? एंड तक देखिए और खुद आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई आप कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि आप 10 प्लस जरूर ही कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो देखिए, नए व्यूअर से बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है, यानी किसी भी राज्य के पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, यहाँ तक कि रेलवे या फिर बिहार दरोगा हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हो, ये क्वेश्चन और ये वीडियो सीरीज काफ़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्त? अगर आप बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल पे आपको बिहार स्पेशल का 2000 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है ना? आप जाइए चैनल पे और खुद देखिए कि आपको कितना उसमें से बेहतरीन क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गवाए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज का पहला वीडियो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो काफ़ी वीवीआई है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना दोस्त? देखिए क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि पादपों की विभिन्न जन प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? यानी कि मानते हैं कोई छोटा मोटा पादप है, यानी कि पेड़ पौधे की बात करें, पौधे की बात करें, उसकी अलग अलग प्रजातियों की बात कर रहे हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म तक ले संरक्षण यानी कि बेहतरीन तरीके से रखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्त, इन चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए है जीन बैंक, या फिर ऑप्शन बी है इनब्रिट जीन बैंक, या फिर ऑप्शन सी है फील्ड जीन बैंक, या फिर ऑप्शन डी है क्रायो बैंक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे व्यूअर्स चाहे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज दोस्त, अगर आपको लग रहा है ना आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन से इंप्रूवमेंट हो रही है, तो दोस्त वीडियो को ना सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को बिना लाइक किए जाना ही नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि इन विट्रो जीन बैंक। ठीक है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा इन ब्रिटो जीन बैंक। यानी कि पादपों की जो अलग अलग प्रजाति है ना उसको लॉन्ग टर्म तक ले संरक्षित रखने का तकनीक को क्या बोला जाता है? इन ब्रिटो जीन बैंक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? जो पर्यावरण इंडेक्स है ना उसके निष्पादन की बोल रहा है कि कब जारी किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है ना दोस्त? ऑप्शन ए है 2002 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन बी है 2003 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन सी है 2004 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 2010 ईस्वी में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से आंसर देते चलना है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए दोस्तों, ये जीके फास्ट रिवीजन है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएँगे, सिर्फ़ आपको आंसर बताते हुए आगे निकल जाएँगे, ठीक है ना? आप चैनल पे जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें आपको विस्तार और मैप के माध्यम से भी सारी चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2002 में ना 2002 में पर्यावरण निष्पाद इंडेक्स सर्वप्रथम जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, ठीक है? तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? यानी कि जो शहरों में बढ़ती रोजगार के परिप्रेक्ष्य से ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास, इनमें से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम समझ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए सोलो मॉडल, या फिर ऑप्शन बी है वकील और ब्रह्मचंद्र मॉडल, या फिर ऑप्शन सी है लुइस मॉडल, या फिर ऑप्शन डी है हैरिस टूड्रो मॉडल। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बिना समय का इसका सही आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैरिस टूड्रो मॉडल। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हैरिस टूड्रो मॉडल। इसको आप जरूर ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 नंबर प्रश्न क्या है? ये चित्रकारी से, यानी कि बोल रहा है कि जो मधुबनी चित्रकारी है, ये निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? यानी कि 4 राज्य दिया गया है,
मधुबनी जो चित्रकारी आज से किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। देख लीजिए चित्रकारी भी आप देख सकते हैं, हम आपको इमेज के माध्यम से भी बता दिए हैं। मधुबनी चित्रकारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये बता देना चाहते हैं, ये जो चित्रकारी है ये जीआई चित्रकारी है, यानी कि जीआई टैग चित्रकारी है। ठीक है ना? ख़ासकर जो है ये बिहार का जो एरिया है ना, बिहार का जो एरिया है, ठीक है ना? ये बिहार का जो एरिया है, ये जो है, ये वाला एरिया में ये चित्रकारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना? मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ठीक है ना? तो दोस्त ऐसी चीज़ों को आपको ज़रूर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता ही दिया मैप के अनुसार, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? यानी कि मधुबनी जो चित्रकारी है, वो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है प्रश्न को। देखिए, एक और चित्रकारी से पूछा गया है, क्योंकि चित्रकारी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता भी है। माने हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आपको बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना? बोल रहा है 5वां नंबर कि लोभाक्षी चित्रकारी निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? बताइए, जो लोभाक्षी चित्रकारी है वो किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, या फिर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है बिहार। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बार बार घूम फिर के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको पेशेंस के साथ और समझ समझ के आपको आंसर बताना है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लोभाक्षी चित्रकारी है, ये आंध्र प्रदेश की फेमस चित्रकारी है। इसको आप ज़रूर याद रखें। कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की फेमस चित्रकारी है। समझ में आ गया ना? उम्मीद है कि आपको सारा प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। ये आज का जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है ना भाई? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखने से ये होगा कि आपको मालूम चले कि आपने कितने प्रश्न हल किए हैं। मैं बता रहा हूँ ना दोस्त कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, आप एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन ना हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्त? तो अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि फिलिप्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ठीक है ना? जो फिलिप वर्ग है, वो रोज़गारी के, बेरोज़गारी के वर्ग को निम्नलिखित में से संबंधित करता है। लेकिन पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से किनसे संबंधित स्थापित करता है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए कर और मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति और कुल माँग, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्पादन और मूल्य लागत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि वो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को देख के बताना है। ये जो है क्वेश्चन इकोनॉमी से सवाल है, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक वाले थोड़ी-सी चीज़ें कमज़ोर होती है आप लोगों को, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी। जो ये फिलिप वर्ग की बातें कर रहे हैं ना, फिलिप वर्ग की, ये मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी से संबंधित है। इसी के बीच है ना, इसी के मध्य संबंधित स्थापित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हम आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऑप्शन इसलिए बार-बार रिपीट करवा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए दोस्त, नहीं तो हम करवाने के लिए एक लाइन में भी करवा के निकल सकते थे। हम चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना नया ना लगे। बिल्कुल आपको लगे कि हमने ये तो पढ़ के ही आए हैं। ठीक है ना दोस्त? हमारा एक ही सर्वस्वी है कि बस आपको मेरिट तक पहुँचना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है? प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से हल करते हुए निकलना है। 7 नंबर प्रश्न है कि जो पट्टचित्र चित्रकारी है, ये निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? ये पट्टचित्र चित्रकारी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है बिहार से, या फिर ऑप्शन बी है उड़ीसा से, या फिर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र से, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश से। देखिए 2 गो चित्रकारी वाला क्वेश्चन हम पिछले प्रश्नों में किए थे। अब बताइए ये पट्टचित्र चित्रकारी के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि पट्टचित्र चित्रकारी जो है ये उड़ीसा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? आंध्र प्रदेश का हम देख ही लिए, बिहार का मधुबनी जो है चित्रकारी वो भी देख ही लिए। अब हम देखते हैं पट्टचित्र चित्रकारी, तो ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ये जो चित्रकारी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर बनाया जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं
अगले प्रश्न पे, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर किसी भी प्रकार का वीडियो से संबंधित कोई बात हो तो आप आराम से अपनी कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब देखिए 8 नंबर क्या है? 8 नंबर देखिए इसमें 3 से 4 या प्लस ही होगा जो कि चित्रकारी से संबंधित है। अगर ये 4-5 चित्रकारी कर लेते हैं तो बहुत कम चांस है आपको चित्रकारी से संबंधित प्रश्न छूटने का। ये बोल रहा है कि वारली जो चित्रकारी है, वारली चित्रकारी ये किन राज्यों से संबंधित है? वारली चित्रकारी किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार से, या फिर ऑप्शन बी है उड़ीसा से, या फिर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र से, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश से है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि ये वारली चित्रकारी ना ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा भी है और ये पी वाई क्वेश्चन है। ठीक है ना? पी वाई क्यू क्वेश्चन है। तो समझ लिए कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो वारली चित्रकारी है ना दोस्त, ये हमेशा महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है ना? यानी कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वहाँ पे ये चित्रकारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? बोल रहा है 9 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि ये जो कहलगाँव कोयला आधारित बिजली संयंत्र यानी कि कोयला पे चलने वाला बिजली संयंत्र है, आखिर ये किन राज्यों में अवस्थित है? यानी किन राज्यों में ये है? कौन? कहलगाँव कोयला बिजली संयंत्र, जो कि कोयला से बजाने वाला जो बिजली संयंत्र है, आखिर ये कहाँ पर अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में है, या फिर ऑप्शन बी है उड़ीसा में है, या फिर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में है, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में है। बताइए। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप गलत करके आए। ठीक है ना? तो याद रखिएगा जो ये कहलगाँव कोयला बिजली संयंत्र है ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है ना? कहाँ पे है? ये बिहार में। जो कोयला से बिजली बनाया जाता है ये बिहार में है। कहाँ पे है? कहलगाँव कोयला आधारित बिजली संयंत्र। ठीक है ना? बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो ये बिहार में है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, कि 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ये जो खरगोन कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, खरगोन देखिए कितना बेहतरीन नाम, नाम से ही आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी होगा और नहीं मालूम हम तो बताएंगे ही। बोल रहा है खरगोन कोयला आधारित बिजली संयंत्र आखिर किन राज्यों में अवस्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन बी है बिहार में, या फिर ऑप्शन सी है कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये खरगोन कोयला बिजली संयंत्र कहाँ पे है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है बार-बार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको ये बारीक-बारीक से चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए इसको हमेशा याद रखिएगा, जो खरगोन जो है ये कहाँ पे है? ये एमपी में है, एमपी में। एमपी कहाँ है? यानी कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। खरगोन कोयला बिजली संयंत्र मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल जीके फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कराते हुए जा रहे हैं। अगर चैनल आपको थोड़ा-सा भी बेहतर लगे ना दोस्त, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मोटिवेट यार नहीं हो पाते हैं, है कि नहीं? चलिए हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है? 11 नंबर प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि कोरबा कोयला आधारित बिजली संयंत्र किन राज्यों में अवस्थित है? देखिए, ये कोरबा कोयला अभी हम लोग 2 को कंप्लीट कर लिए, एगो बिहार में है और एगो जो है एमपी में है। लेकिन बात करें वहीं पे कोरबा, यानी कोरबा कोयला आधारित बिजली संयंत्र किन राज्यों में अवस्थित है? तो कोरबा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बिहार में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ना बार-बार ये पूछा हुआ, इसीलिए हम आपको बार-बार कंप्लीट इसमें करवाते रहे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो कोरबा है ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना? ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जो कोरबा कोयला बिजली संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कुडगी कोयला, यानी कुडगी कोयला बिजली संयंत्र किन राज्यों में अवस्थित है? जो कुडगी कोयला है, वो बिजली संयंत्र किन राज्यों में अवस्थित है? ठीक है ना? हमने 4 कोयला बिजली संयंत्र को देखा है, ये चौथा है। पूछ रहा है कि कुडगी जो बिजली संयंत्र है, वो आखिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में है, या फिर ऑप्शन बी है बिहार में है, या फिर ऑप्शन सी है कर्नाटक में है, या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त हमेशा याद रखिएगा, ये जो कुडगी कोयला संयंत्र है, ये क से कुडगी और क से कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कितना बेहतरीन ट्रिक है, ये इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क से कुडकी कोयला और क से कर्नाटक, यानी कुडकी कोयला जो है ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इस कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया ना?
अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। काफ़ी बेहतरीन सवाल है 13 नंबर, बिल्कुल घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। बोल रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन-सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना? या फिर जे.एम. किन्स यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिडल यानी कि एशियन ड्रामा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस। बताइए इसमें से कौन-सा ऐसा जोड़ा है, यानी कि एडम स्मिथ ने क्या किया था या फिर क्या कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर जीएम किन्स ने क्या कहा था। उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में बताइए कौन सही नहीं है। याद रखिएगा जब भी प्रश्नों में नहीं आए उसको हाइलाइट कर दीजिएगा। हम बार-बार आपको बताते रहे हैं कि जब भी प्रश्नों में नहीं है, इसको ऐसे गोला करके हाइलाइट कर दें ताकि दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। समझ में आएगा ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? कार्ल मार्क्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस, यानी कि ये जो है ना, ये जो है ये सही नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये कार्ल मार्क्स ये सुलेमित यानी कि सुमेलित नहीं है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? यानी ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस नहीं किए थे, नहीं दिए थे, ठीक है ना दोस्त? तो ऐसे प्रश्नों को ना दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है ये जो अप्सा है, यानी कि अप्सा पहली बार कहाँ लगाया गया था? देखिए अप्सा क्या होता है, ये एक आर्म फोर्सेस है, ठीक है ना? जो कि बहुत सारे राज्यों में लगा है, जैसे कि सेवन सिस्टर यानी कि जो ये भारत का जो एरिया है, यानी कि ये जो भारत वाला एरिया है, ये जो भारत वाला एरिया जो चिकन नेक के बाद वाला एरिया है, चिकन नेक के बाद वाला एरिया, ये सेवन सिस्टर वाला एरिया, इसी को बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले सेवन सिस्टर पे लगाया गया था, ठीक है ना? यहाँ पर फोर्सों को ना कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे लगाया गया था। तो वही पूछ रहा है कि ऑप्शन 4 दिया है, इनमें से कहाँ पे लगाया गया था? तो आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया कहाँ पे लगाया गया था। ऑप्शन ए मणिपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसको बोला जाता है सेवन सिस्टर, ठीक है ना? चिकन नेक वाला के बाद वाला एरिया को सेवन सिस्टर बोला जाता है। यानी कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद से असम अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है ना? इसी तरीके से 7 राज्यों में ये सबसे पहले लगाया गया था, क्योंकि उधर जो है काफ़ी उथल-पुथल रहा करता था। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल देखते हैं। ध्यान से बिल्कुल देखते जाना है, घबराना नहीं है। 15वां सवाल बोल रहा है कि जो मोर है, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको आखिर कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1959 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1961 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1965 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1963 में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जानने वाला भी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा जो मोर है ना, ये मोर उसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, कब किया गया था? 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सहकारी बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर बी वाणिज्यिक पत्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखा जाता है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। देखिए आपका समय नहीं बर्बाद करो, पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराते रह रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को हल करना है, ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन बैठ जाए। और बता रहे हैं ना दोस्त, जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये मैंने बिल्कुल ही पढ़ के आया है, ठीक है ना? सारा सारा क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है ना? ये जो है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं आता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या है? बोल रहा है कि ये जो पोचापली किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि पोचापली जो है आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नृत्य के लिए, यानी कि डांस के लिए, या फिर ऑप्शन बी है शराब के लिए, या फिर ऑप्शन सी है बुनाई के लिए, यानी कपड़ा-वपड़ा बुनाई किया जाता है, या फिर किसी प्रकार का बुनाई उसके लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी के लिए।
बताइए पोचापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? हम आपको समय भी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर अपना आंसर देते रहिएगा, ठीक है ना? और ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपने कितना क्वेश्चन सही कर पाए। क्या 10 प्लस आपने कर दिया है? तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोचापल्ली बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? ये पोचापल्ली जो शब्द है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना? देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है? बिल्कुल आपको बारीकी से सारा प्रश्न कंप्लीट कराते रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? तो वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? आपका एक लाइक हमें और भी वीडियो बनाने को मोटिवेट करता है, ठीक है ना दोस्त? तो बोल रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से वह कौन-सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग से प्राप्त किया था? यानी कि परम योग को प्राप्त किया था, बताइए आखिर वो कौन-सा? ऑप्शन नंबर इन चारों में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर प्रथम या फिर ऑप्शन नंबर बी है तैलप द्वितीय या फिर ऑप्शन नंबर सी विक्रम, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन नंबर डी जयसिंह द्वितीय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार-बार ये पूछा हुआ है। यानी कि चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? जो तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किए थे। बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर बताने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार-बार प्रश्नों को पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सोमेश्वर प्रथम। ये जो सोमेश्वर प्रथम है ना दोस्त, यानी कि इन्होंने ही ना तुंगभद्रा नदी में डूबकर यानी कि परम योग को प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये चोल मंदिरों से संबंधित है, ठीक है ना? बोल रहा है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन-सी उनकी प्रमुख विशेषता है? यानी कि जो चोल मंदिर है, आखिर इनमें से कौन-सी उनकी विशेषता थी? ऑप्शन नंबर ए मंडप थी या फिर ऑप्शन नंबर बी शिखर थी या फिर ऑप्शन नंबर सी विमान थी या फिर ऑप्शन नंबर डी गोपुरम थी। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विमान थी। देखिए चोल मंदिरों में ना सबसे ज़्यादा उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? विमान थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? और आज का जो है वीडियो का हम आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल देखने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपका एक-एक क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एग्ज़ाम में एक-एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए आज का आखिरी सवाल और 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? यानी कि 200 ग्रंथों की रचना कर दिया था। कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। आखिर वो कौन से भिक्षु थे? ऑप्शन नंबर ए अतीश दीपंकर या फिर ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानपद या फिर ऑप्शन नंबर सी है रक्षित या फिर ऑप्शन नंबर डी है रत्नाकर। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हम प्रश्न आपके लिए लाए हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न है, ठीक है ना? एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न है, ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन को ना बिल्कुल आखिरी तक बना के हर वीडियो को जाइएगा। चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए और ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 20 नंबर का है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? अतीश दीपंकर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर ने विक्रम विश्वविद्यालय में लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था। समझ में आ गया ना? ये रचना को ही किया था, इन्हों का नाम है अतीश दीपंकर। ठीक है ना? तो दोस्त देख सकते हैं कि आपके लिए कितना मेहनत करके सारा का सारा क्वेश्चन लेके आ जा रहा है। ठीक है ना दोस्त? तो अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी राय दे दीजिएगा। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और वीडियो को और अपने पढ़ाई को ज़ोरों-शोरों से करते रहिए। ठीक है? बाय।